स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आप स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 जो कि एडुटेरिया का है उसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो अमृत धरोहर योजना है इसका संबंध आर्द्रभूमि से है और इसका शुरुआत अमृत धरोहर योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। तो किसी भी देश का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिबिंब होता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निष्प्रभावी हो सकती है यदि जनसंख्या का आकार निरंतर बढ़ता रहे और ऐसी स्थिति में यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तटस्थ होता है या व्यर्थ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। एसवीएस राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। अगला है, निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है? तो जो असंगठित क्षेत्र होता है वो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत ही मुश्किल आता है। जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो होता है उसके द्वारा उत्पादन और आय के आंकड़े किसी भी संस्थान के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसमें से सक्षमता उपागम ये जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है और इस उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो बिहार में 1917 ईस्वी में चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। वेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने वाला अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे वेबल योजना कहा गया और 25 जून से 14 जुलाई के बीच शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये जो है कम्युनिटी प्रथा ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के जो लोग होते हैं अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते हैं। अगला है, दक्षिण पूर्वी तट पर समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और जो मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। 1608 में अंग्रेजों द्वारा भारत के सूरत में प्रथम कोठी खोलने का भी प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था? तो याद रखना ये सुबुक्तगीन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था जो अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला जब तुर्की मुसलमान पूछेगा तो ये सुबुक्तगीन हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन 1938 में हुआ था और इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो ये देवराय द्वितीय था और विजयनगर साम्राज्य के चौथा शासक देवराय द्वितीय था। इसने ही मुसलमानों को पहली बार सेना में स्थान दिया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है और वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख ये 3 बार किया गया है, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। अगला है,
निम्न विद्रोह का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो देखते हैं, जो नील विद्रोह है, नील विद्रोह हो जाएगा 1859 से लेकर के 1860 में हुआ था। और अगला है, एक है सन्यासी विद्रोह, ये हो जाएगा 1763 से 1800 हो जाएगा। पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 1876 में हुआ था, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 में, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था 1859 में, उसके बाद पावना विद्रोह हुआ था 1873 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो ये 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था और स्वयं को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया था। और इस सरकार को जर्मनी तथा रूस द्वारा मान्यता प्रदान भी की गई थी। अगला है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जो साधारण ब्रह्म समाज था, इसका स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस दोनों के द्वारा किया गया था और ये 1878 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी विहार का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो उदंतपुरी विहार का निर्माण ये गोपाल के द्वारा करवाया गया था और ये पाल वंश का शासक था और इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये कनाडा की सहायता से बार्क में साइरस तापीय रिएक्टर को स्थापित किया गया था। जो बार्क है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये टॉम्बे महाराष्ट्र में स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है और इसमें जो साइरस तापीय रिएक्टर है, इसको 1924 में कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक एच कामेरलिंग है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। साथ ही जो ये डैमलर है, डैमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। और एक जेम्स पकल है, तो जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो जो डीपीए समाचार एजेंसी है, इसका संबंध जर्मनी से है। साथ ही याद रखेंगे, जैसे इतिम एजेंसी है, ये इसराइल का है। एक सिन्हुआ है, सिन्हुआ, तो सिन्हुआ एजेंसी है, ये चीन का है। इरना जो है ईरान का है। यूपीपी पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद के 6 अंग है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यह है सोमालिया। जनवरी 2025 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया को शामिल किया गया है और यूनाइटेड नेशन संघ की एक अहम इकाई है। इसका दायित्व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करेगा। और यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता से धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है और नए विधेयक के अनुसार कैग वक्फ के खातों का ऑडिट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल की खोज ये मैक्सिको में की गई है और इसमें तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है। ब्लू होल मतलब होता है, ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफा होता है जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों से हिमनद के द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के कुरु अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखते हैं, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और इनमें से कोई नहीं दिया है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तीनों शामिल है। जो 4 नाम दिए हुए हैं उसमें है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये 4 शामिल है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि सभी शामिल है। और यह भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है और गगनयान मिशन को पृथ्वी
के लियो कक्षा में भेजा जाएगा। इसमें इसरो द्वारा LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल होगा। LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड योजना को पेश किया गया था और 2018 में चुनावी बॉन्ड को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के एक अंश तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा असम। असम के चराइदेव जिले में जो मोइदम है, मोइदम को जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम ठाणे बोरीवली ट्विन टनल है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और यह भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग ठाणे बोरीवली सुरंग है और यह बोरीवली और ठाणे को जोड़ेगी और इस सुरंग की लंबाई लगभग 11.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो ये मुंबई हो जाएगा। मर्सर द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया है और इसमें 3 शीर्ष जो महंगे शहर हैं हांगकांग है, सिंगापुर है और ज्यूरिख है और नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो ये जेपी नड्डा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है और राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो वही सदन का नेता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ये हैं मसूद पेजेश्कियान। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अजरबैजान प्रांत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया और ईरान में चुनाव के बाद सुधारवादी मसूद पेजेश्कियान नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई थी और वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 6.5 से 7% बीच होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विक्रम मिश्री को भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया है और ये भारतीय विदेश सेवा IFS के 1985 बैच के अधिकारी हैं और ये विनय मोहन कवात्रा का स्थान लेंगे। अगला है, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 25 से सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार के 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें स्वर्ग कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा और एक सुजनी कला में निपुण है निर्मला देवी, इनको प्रदान किया जाएगा। स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण और निर्मला देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये श्री नरेंद्र मोदी को रूस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिया गया और यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है और यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रिम पैक का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया और इसकी मेजबानी अमेरिका द्वारा की गई है। भारत का INS शिवालिक इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है और इस पद पर उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा। इससे पहले राहुल द्रविड़ मुख्य कोच थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक
किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक मनु भाकर ने जीता है और ये 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीती है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर ने साथ ही सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता है और ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स में होगा, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ये 5 साल उम्र के अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं और ये पंजाब के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने घोषणा किया है कि आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में होगा और यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से होगा। बिहार में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और इससे पहले ये झारखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका मतलब होता है बीड़ा उठाना। नेक्स्ट है, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो सांसारिक का शुद्ध रूप हो जाएगा ये सांसारिक। नेक्स्ट है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरोग का संधि विच्छेद नि प्लस रोग हो जाएगा। अगला है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। द मर्डर ऑफ वंस मदर, इसको बोलते हैं मैट्रिसाइड, अपने माता की हत्या करना। और एक होता है फ्रैट्रिसाइड, ये होता है अपने भाई की हत्या करना, मतलब द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अगला है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस एंड गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, इसका हो जाएगा द वुंडेड मैन वर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अगला क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप ऋषिका होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण ये ब्रिटेन में किया गया था 1824 में पोर्टलैंड नामक स्थान पर। और भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा था। और मद्रास में कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई और इसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो देखते हैं, यानी सबसे दक्षिण, तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा सेनकोटा, ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है। अगला हो जाएगा पाल घाट, जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है। उसके बाद हो जाएगा भोर घाट, भोर घाट जो है मुंबई और पुणे के बीच में है। और सबसे लास्ट में हो जाएगा थाल घाट, जो नासिक और मुंबई के बीच में है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं? तो ये 2 हैं। विश्व के भू अवस्थित देशों में से 2 ऐसे देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू अवस्थित है। और उसमें उसके एग्जाम्पल हैं उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? तो देखते हैं, मिशिगन झील ये सिर्फ अमेरिका में स्थित है। बाकी जो है इरी झील, सुपीरियर झील, हुरून झील, ये सभी अमेरिका और कनाडा दोनों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये ट्रोपोफाइट कहलाती है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उसको जीरोफाइट बोलते हैं।
और नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसको हेलोफाइट बोलते हैं, और जो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है उसको लिथोफाइट बोलते हैं। आगे देखते हैं, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो जो कोरियोलिस बल होता है उसका न्यूनतम प्रभाव जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। कोरियोलिस बल का मतलब होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, और इस विक्षेपित होने के प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलायू ज्वालामुखी हो जाएगा, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है इसमें अक्सर उद्गार होते रहता है, और वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे इटली में एक है एटना और एक स्ट्रोम्बोली, ये दोनों इटली में है सक्रिय ज्वालामुखी, और मैक्सिको में है कोलिमा ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है, जो सौरमंडल में स्थित अन्य ग्रह से कम है, और इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है, और इस ग्रह के चारों ओर छल्ले बने हैं, और इस ग्रह का एक उपग्रह होता है गैनीमेड, यह पीले रंग का है, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो 1974 में किया गया था। भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1988 में संशोधन किया गया, और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य जल एवं रोकथाम हेतु विभिन्न अधिकार और दायित्व का प्रावधान किया गया। एक होता है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो इसका गठन किया गया था 1985 में, और 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। सासाकावा पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। इसके तहत $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। एक होता है संवैधानिक, होता है संवैधानिक, और दूसरा होता है दीवानी, और एक होता है फौजदारी। और देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ही है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अगला है, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, और इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित है। तो हमारा सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? देखते हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 सीट है, तो ये समान हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश और असम नहीं होगा, ये झारखंड और असम। झारखंड और असम में 14-14 लोकसभा सीट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड तथा आंध्र प्रदेश 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, और क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो क्षेत्रीय परिषद होता है भारत में 5 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, और एक मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। और क्षेत्रीय परिषद को 1959 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, और यह एक सांविधिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो ये किया गया था 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में। हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और इस अधिनियम की विशेषता थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने पर मत देने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था और इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन भी किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का जो विचार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के निर्माण में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया कुछ है, जैसे समवर्ती सूची लिया गया है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है उसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन जो संस्था होती है उसके लिए 18 विषय दिए गए हैं। और जो ये 11वीं हुई थी तो 11वीं में पंचायती राज को जोड़ा गया था और उसमें 29 विषय शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ये की गई है आर्टिकल 26 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद जो 25 होता है ये धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 27 होता है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर से छूट होता है। अनुच्छेद जो 28 होता है या कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो जो होता है भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी राष्ट्रपति करता है और एक राज्य का जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री होते हैं इसे भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनकी नियुक्ति, साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति ये सभी राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम होता है। वैसे ही 1 मिलीग्राम होता है 10 के पावर -3 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम होता है 10 के पावर -6 ग्राम होता है। ये सब याद रखना है। अगला है, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसे सेलिनोमीटर बोलते हैं, जो किसी विलयन की लवणता का मापन करता है। और एक होता है सोलेरीमीटर, जो सोलेरीमीटर होता है यह सौर विकिरण की तीव्रता मापता है। और एक पिग्नोमीटर होता है, यह द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने के लिए यूज किया जाता है। और स्फिग्नोमीटर जो होता है ये रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है क्योंकि आवर्त पथ का तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो जो पढ़ने में काम आने वाला जो चश्मा होता है ये उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
और यह लेंस दूरदृष्टि को के निवारण के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो ये अल्कोहल का जो द्रव्यमान निम्नतर होता है इसलिए प्राथमिकता दी जाती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अल्कोहल का जो द्रव्यमांक होता है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो जो माइक्रोवेव तरंग होता है इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। जैसे सब इससे भी बड़ा होता है जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो वो होता है रेडियो तरंग का। याद रखेंगे, सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद औरक्त का होता है, फिर एक्स का होता है, फिर गामा का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? जो कैडमियम है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो कैडमियम होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, अतः इसका परमाणु ईंधन श्रेणी में प्रयोग नहीं किया जाता है। कैडमियम की एक छड़ होती है जो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से क्लाउड सीडिंग करके अपने इच्छा अनुसार बारिश करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो जो लौंग का तेल होता है उसका प्रमुख घटक यूजेनॉल होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। इसका प्रयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। और लौंग के तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन और साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी कर सकते हैं। और लौंग के तेल का सबसे उत्पादक जो होता है मुख्यतः अधिक, ये मेडागास्कर है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। तुम्हारा आंसर डी हो जाएगा। जो बायोगैस होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विघटन से उत्पन्न गैस को बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है, और इसमें बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन की मात्रा 50 से 75% तक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो टेफ्लॉन तथा डेक्रोन ये बहुलक है, ये सही है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है, ये गलत हो जाएगा। और नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, और जो रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबड़ को संश्लिष्ट रबड़ कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पॉलीस्टाइरीन होता है, यूप्रीन रबड़ होता है, और नियोप्रीन रबड़ इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो जो विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है ये असत्य हो जाएगा। बाकी सही है। यह एक ऑक्सीकारक है विरंजक चूर्ण, और यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, और यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा निकाला जाता है, बनाया जाता है। और निकेल जो होता है यह उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है, और यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्साइट, फॉस्फोराइट और फ्लोस्पार ये सभी कैल्शियम के अयस्क हैं। और एक जिप्सम होता है, ये भी कैल्शियम का अयस्क होता है। और एक लाइमस्टोन होता है, ये भी कैल्शियम का होता है, कैल्शियम धातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल कण जो अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो ये होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी उसे सड़ने से बचाता है? तो सोडियम बेंजोएट जो होता है ये खाने के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का जो फार्मूला होता है NaC7H5O2 होता है, और यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। नेक्स्ट है,
अपमार्जक अपमार्जक क्या है? तो जो अपमार्जक होता है ये शोधन अभिकर्ता होता है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ होता है और यह कठोर जल से कपड़ा धोने में काम आता है, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है। यही कारण है कि यह जल के साथ अधिक से झाग देता है तथा मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गंदगी निकाला जाता है। अपमार्जक जो होता है ये जल के पृष्ठ तनाव को घटा भी देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। उपभोक्ता ये परजीवी, उत्पादक जो होता है स्वजीवी होता है। गौण तीक्ष्णभक्षी, गौण उपभोक्ता तीक्ष्णभक्षी ये नहीं होगा। और अभिबंधन मृतोपजीवी होता है, ऐसे होता है। उत्पादक जो होते हैं ये स्वजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये सही है। और उसके बाद एक उपभोक्ता होता है, तो उपभोक्ता परजीवी होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें परजीवी बोलते हैं। और जो विबंधक होता है मृतोपजीवी होते हैं जो अपना भोजन मृत जीव से ग्रहण करते हैं। और एक होता है तीक्ष्णभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, तो गौण उपभोक्ता ये शाकाहारी है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जो हाइड्रोफोबिया होता है ये वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होता है। पानी से डरने का जो प्रक्रिया होता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है। और रेबीज का विषाणु जो होता है केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? तो कपूर जो है पादप उत्पाद है, कासनी चिकोरी पादप उत्पाद है और वनीला ये भी पादप उत्पाद है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यानी कपूर सिनामोमम कैम्फोरा जो नामक वृक्ष होता है उसके लकड़ी से बनाया जाता है और यह एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। और कासनी होता है चिकोरी, यह जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। और वनीला जो होता है वनीला आर्चिड फैमिली के पेड़ों में पाया जाता है। इसकी प्रजातियां अमेरिका, एशिया, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्म कोटि है और प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो सोडियम होता है वह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें से 9 की आवश्यकता बृहत मात्रा में होती है और 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। जो बृहत मात्रा में होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो प्राथमिक होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और जो द्वितीयक होता है इसमें बृहत मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। और जो कम मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है उसमें लोहा, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, निकेल और क्लोरीन शामिल है। नेक्स्ट है, अमाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो उत्तेजित करता है वह हार्मोन सिक्रेटिन है और यह जठर रस के स्रावन को भी कम करता है। यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है यानी दूध का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतया उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं तो उनका जो रक्तचाप होता है बढ़ जाता है। सामान्यतः रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तचाप और इससे कम होने पर निम्न रक्तचाप हो जाता है। और रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है और प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड का यौगिक होता है और प्रकृति में लगभग 300 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है।